अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज सबसे पहले पीटीआई के दो अहम रहनुमा कल गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिनका ज़िक्र करेंगे, जिसमें अली नवाज़ अवान इस्लामाबाद के रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, जो मानसरा से गिरफ़्तार हुए हैं। दूसरे मुल्तान के आमिर डोगर, ये भी पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, जिन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और इन दोनों को जो है गिरफ़्तारी डाल दी गई है। लेकिन पीटीआई ने क्लेम किया है कि ये दोनों अफराद पहले ही हुकूमत के पास गिरफ़्तार थे और अब इनको बिल्कुल इंसान बना दिया गया है और मार पीट कर इनसे बयान लेने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो ये तो पीटीआई का क्लेम है, लेकिन ऑफिशियल क्लेम भी यही है कि अब ये दोनों किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके अलावा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस शख्स की जिसने लाहौर के जना हाउस को आग लगाई थी। ज़ुबैर न्याजी कोई नाम है और उस शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही ख़तरनाक होगी। दो अफराद जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी अली नवाज़ अवान और आमिर डोगर, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही होगा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं और सियासत छोड़ रहे हैं, ये होगा। लेकिन ये जो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये बड़ी ख़तरनाक होगी और ये इमरान खान के गले में पड़ जाएगी, क्योंकि वो कहेगा कि सारे जो काम की मैंने किए हैं, जो जना हाउस को आग लगाई है, सारी ये अब ये सब इमरान खान ने कहा था। तो ये इमरान खान और पीटीआई के लिए मुश्किलात का दौर शुरू हो जाएगा। उसके अलावा शेख रशीद को भी आज मज़ीद मुकदमों के हवाले से अदालत में पेश हुए और उन्होंने उसके वकील ने बताया कि शेख रशीद को रिहाई के बाद दोबारा 13 मुकदमात में नामजद कर दिया है। तो जज ने शेख रशीद से मकालमा किया कि ये चिल्ला आपको रास नहीं आया और चिल्ले की उल्टा असर शुरू हो गया है। तो उसके बाद शेख रशीद ने कहा कि हाँ, ये लग तो ऐसे ही रहा है। लेकिन सिर्फ शेख रशीद नहीं, पीटीआई के कई रहनुमाओं को 9 मई के वाक़यात में अब नामज़द किया जा रहा है और उन एफआईआर्स की एडिशनल एफआईआर्स बनाई जा रही हैं, ताकि पीटीआई के वो रहनुमा जिनके बयानात उस दिन के उससे पहले के बयानात, जिसमें वो आग लगाओ, जलाओ, घेराओ और ट्वीट कर रहे थे, जिसमें शेख रशीद के बहुत सारे ट्वीट शामिल हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर इनको इन मुकदमात में शामिल किया जा रहा है, ताकि इनको अपने हिसाब से हैंडल किया जा सके। इंतखाबात से पहले बहुत सी चीज़ों में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश हो रही है और होगी। और पीटीआई के जो नंबर 2 रहनुमा थे, उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, जो इससे पहले सिर्फ हल्की सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए थे कि मैं बस पीटीआई में हूँ, लेकिन सियासत फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ। लेकिन अब वो इसकी ब्रेक हमेशा के लिए निकलेगी और वो पीटीआई को बाकायदा छोड़ने जाएंगे और इमरान खान पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार पड़ी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हफ्ता या इतवार को जियो न्यूज़ पर या किसी और टीवी चैनल पर अचानक शुरू हो जाएगी, जो आप सब और हम भी देखेंगे। तो वो कौन होगा? दूसरा नंबर जो था पीटीआई में, वो था असद उमर, जिसने आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं पीटीआई में हूँ, लेकिन आइंदा सियासत से मैंने तौबा की। लेकिन अब वो फिर सुना है कि आगे आ रहे हैं और इसके लिए जिस तरह फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि फवाद चौधरी का भी पीटीआई वाला कीड़ा नहीं मरा था, इसके लिए उसको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया और अब वो कह रहे हैं कि मुझे रिहा किया जाए, तो मैं जिस तरह कहें मैं करूं। और इसी तरह ही फिर असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। असद उमर वो शख्स हैं जो इमरान खान से 15 साल से भी ज़्यादा अरसे से उनके साथ रहे हैं, तो ये उनके सया सफ़ेद सब कुछ जानता है और इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस बार, वो बड़ी ख़तरनाक होगी, बड़ी मानाखेज़ होगी और इससे इमरान खान की सियासत पर और पीटीआई की सियासत पर भी बहुत असर पड़ने वाला है। दूसरी तरफ कल जो टीवी पर एक प्रोग्राम चले फराह गोगी के, अचानक तमाम टीवी चैनल्स ने चलाने शुरू कर दिए कि फराह गोगी करप्शन की दास्तान सुनाई गई, सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पहले ही सब लोग जानते हैं, पहले भी ये बयान हो चुके हैं, मुख्तलिफ ब्लागरों ने भी किया है, हमने भी इस पे ब्लाग किए हैं। लेकिन ये चीज़ जो खुली है और कल अचानक एक ही टाइम पर सारे चैनलों पर जो चली, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद अगलों को प्रेशराइज़ करना है और उनके साथ जो बातचीत चल रही है बेक में, उसी को मज़ीद मजबूत और करना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि किसी भी वक्त
लंदन में, अमेरिका में या दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और ये फ़रहग होगी और उनके शोहर एहसन गुजर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इमरान खान से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे और कहेंगे कि ये सारी करप्शन जो है बुशरा बीबी और उन्होंने की है, हमने तो सारे पैसे उनको दे दिए थे। ये सारी बड़ी एक गेम चलेगी। अब देखना है कि बुशरा बीबी इसमें क्या रोल अदा करती हैं, लेकिन ये इन दो अफराद की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये सारी चीज़ें सामने खुलेंगी। कल इस इंटरव्यूज़ जो सेगमेंट चलाया गया उसका बुनियादी मकसद भी यही था, लेकिन आज तक यानी आज जब ये व्लॉग में कर रहा हूँ तो किसी भी कौमी इदारे ने उसका क्रेडिट नहीं लिया, न FIA, न नेब, न गवर्नमेंट। तो ये फिर किसने चलवाई और वो इसके पीछे कौन था? तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी का मरकज़ी जो लबो लबाब है वो मैंने आपको बताया कि फ़रह और उसका शोहर हो सकता है वादा माव गवाह भी बन जाए, लेकिन वो बाहर से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे। उसके अलावा मियां नवाज शरीफ कोयटा जाएंगे, जहां बाप पार्टी को अपनाएंगे और उसके बाप बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून में उनको शामिल करा देंगे नवाज शरीफ, और खालिद मक्सी और कुछ लोग अलग रह जाएंगे। बाकी बाप पार्टी का 90% हिस्सा जो है नवाज लीग में चला जाएगा, क्योंकि नवाज लीग को सिर्फ पंजाब से नहीं बलूचिस्तान और सिंध से भी सीटें चाहिए, KP से भी सीटें चाहिए, ताकि दिखने में आए कि मुस्लिम लीग नून कौमी जमात है। हालांकि सब दुनिया जानती है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त सिर्फ सेंटर की जमात है और कुछ भी नहीं। तो इस तरह सिंध में भी कुछ लोगों को वहाँ उठाया जाएगा, हायर किया जाएगा, और ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि चंद दिनों में ये चेन भी शुरू हो जाएगी। जब नवाज शरीफ कराची पहुँचेंगे, कराची आएंगे, तो उसके बाद शायद कुछ लोग उनसे मिलने कराची पहुँचें और उसमें पार्टी में शमूलियत का ऐलान करें। तो मुस्लिम लीग नून को सिंध में मुतरक किया जाएगा, MQM उसकी सपोर्ट में होगी, और हमारे यतीम शाहजहानों का टोला GDA वो भी इसमें शामिल होगा, और फिर ये सारे मिलकर JOI भी होगी। लेकिन फ़िलहाल मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ से नाराज़ है, क्योंकि नवाज शरीफ ने वापसी पर न उनका कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न उस तकरीर में नाम लिया, न उनकी खिदमत को सराहा। और जब मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ से मिलने की ख्वाहिश जारी की, जब नवाज शरीफ मरी में थे, तो नवाज शरीफ ने मिलने से इनकार कर दिया था और कहा था फ़िलहाल मसरूफ़ है, बाद में मिलेंगे। तो अब नवाज शरीफ के फ़ोन जा रहे हैं, लेकिन मौलाना मसरूफ़ है और वो कह रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाइट है, जब होगा टाइम तो मुलाकात करेंगे। तो इनकी दरमियान थोड़ा फासला आ गया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी और PML नून के दरमियान भी कुछ फासले हैं, लेकिन आसिफ ज़रदारी फिर भी चाह रहे हैं कि ये मामला ख़राब ना हो, क्योंकि तीसरी क़ुव्वत नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी और PML नून के दरमियान दूरियां मज़ीद हों। लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर खुलकर सियासत नहीं करने दी गई, जिस तरह बिलावल भुट्टो चाह रहे हैं कि वो सियासत करें और पंजाब में खुलकर एंटी इस्टेब्लिशमेंट को करे और नवाज शरीफ को ललकारे, वो सियासत वहाँ करे, लेकिन आसिफ ज़रदारी की मुफाहमती सियासत आड़े आ रही है, और आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि नहीं तो आप बैठे, इस चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। तो अब देखें कि आसिफ ज़रदारी इन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं या फिर बिलावल भुट्टो आखिर में बगावत पर उतर आएंगे और पंजाब में निकल पड़ेंगे। तो ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। पंजाब से जो पीपल्स पार्टी के जाले वर्कर हैं, वो मुख्तलिफ पेजेस पर जो पीपल्स पार्टी के पेजेस है उसमें यही पूछ रहे हैं कि हमारी क़यादत मुफाहमत की सियासत कब छोड़ेगी, कब वो पंजाब को अपनाएगी। तो यूँ पंजाब में पीपल्स पार्टी के कारकुनों में बहुत बेदिली है, बहुत पीपल्स पार्टी की क़यादत मायूस है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान एक नया रिश्ता बनने जा रहा है, जिसका इजहार खुद PTI ने भी किया है। PTI की कोर कमेटी ने भी एक बयान में पीपल्स पार्टी की तरफ से किए गए इक़दामात और PTI के हक़ में दिए गए बयानात को खैर मकदम किया है। और पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है कि यही चाहती है किसी तरह से भी PTI अगर इंतखाबात से अलग हो तो PTI के वर्कर, PTI के सपोर्टर जो हैं पीपल्स पार्टी को वोट दें, एंटी नवाज वोट जो है पीपल्स पार्टी को मिले, ताकि पंजाब में नवाज लीग को कामयाब न होने दिया जाए। ये हिकमत अमली देखें बिलावल भुट्टो की कहाँ तक कामयाब होती है, क्योंकि इस हिकमत अमली में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी है।
क्योंकि जिससे ही आसफ जरदारी कोई केस या कुछ करना चाहते हैं तो उनके कोई ना कोई नए केस खुल जाते हैं। जिस तरह अभी उन्होंने एक बयान दिया और सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन निकल आई 14 साल पुरानी मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस की एक FIR और एक एप्लीकेशन जो 14 साल पहले सिंध हाई कोर्ट को दी गई थी, अचानक पता नहीं कहाँ से रिकॉर्ड से निकाल कर उस पर समाअत शुरू कर दी गई और सबको नोटिस जारी कर दिए गए। तो यही यहाँ होता है, इसी रियासत में यही चीज़ें होती हैं कि सारे केसेस सब चीज़ें सियासतदानों की संभाल कर रखी जाती है ताकि उनको नट बोल्ट उनके टाइट किए जाए। जैसे ही वो इधर उधर हों तो उनके मुकदमात खोल दिए जाएँ। तो इस तरह आसफ अली जरदारी को नेब में भी मुकदमात खोले जा रहे हैं और अब ये मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल केस का मुकदमा भी खोला जा रहा है। तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, पीपल्स पार्टी कहाँ तक जाएगी और क्या मुज़ाहमती सियासत बिलावल भुट्टो कर पाएंगे अपनी वालदा और अपने नाना की तरह, या वो भी चुप करके फिर अपने वालिद के पीछे चलेंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी को बचाने का और उसको चलाने का एक ही तरीका है और वो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत। वो अगर नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी इसी तरह ड्राइंग रूम की सियासतें करेंगी जिस तरह अभी चल रहा है। उसके अलावा PTI की एक रहनुमा, एक कारकुन सनम जावेद कल रिहा हो गई ज़मानत पर। उनको रिहाई मिली लेकिन कोट लखपत जेल के दरवाजे पर पहले ही पुलिस खड़ी थी। फिर उन्हें एक और मुकदमे में मुस्लिम लीग हाउस को जलाने के केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें आज पेश किया गया मजिस्ट्रेट की अदालत में, जहां से उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया। यूँ सनम जावेद चौधरी परवेज़ के बाद PTI की दूसरी जो लीडर है जो कई बार ज़मानतों पर रिहा हुई है लेकिन फिर जेल के दरवाजे से दोबारा किसी और मुकदमे में गिरफ्तार हो रही हैं। तो हो सकता है सनम जावेद आगे जाकर चौधरी परवेज़ का रिकॉर्ड तोड़ दें। चौधरी परवेज़ बड़े सुकून के साथ जेल में सोए हुए हैं, लेकिन उनके साथ ये हो रहा है कि उनको लाहौर में समाअत पर लाया जाता है और बदरिया GT रोड उन्हें पुलिस वैन में बिठा कर लाया जाता है। एक 72 साल का बूढ़ा उसमें गाड़ी में, जहाँ GT रोड में झटके वहाँ खाता हुआ लाहौर पहुँचता है। फिर उसी दिन बगैर किसी आराम के सुनवाई के बाद उसे वापस अडयाला जेल पहुँचाया जाता है ताकि ये थोड़ा अज़ियत इसको महसूस हो। तो ये है आज का व्लॉग। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।